नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं को संबोधित किया और साथ ही कई युवाओं को लेकर के अपनी बातों को रखा और कहा कि हरियाणा में जैसे ही हमारी नई सरकार बनी, हमने 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार दिया है। इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है। हरियाणा में हमारी सरकार की एक विशेष पहचान है। वहाँ की सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देती है। हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है। नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है, लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव को तमाम पार्टियां रेस हो चुकी है और इस बीच ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तमाम पार्टियों की ओर से जारी कर दी गई है। और दूसरी ओर अगर हम गांडे विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से कल्पना सोरेन जो है उन्होंने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है और अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी हैं। ऐसे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड की जनता का हम पर विश्वास है, यानी कि जेएमएम पार्टी पर विश्वास है। अगर मैं आपको कहना चाहूँ, झारखंड की जनता का जो विश्वास है और उनका जो प्यार है, और आपने जैसे देखा है कि अभी हाल फिलहाल में आदरणीय बेबी देवी जी, दीपिका पांडे जी और मैंने झारखंड में मैया सम्मान यात्रा निकाली थी और जिस तरीके से 3 प्रमंडलों में हमने घूमा और हमें लोगों का प्यार मिला, खास करके महिलाओं का प्यार मिला, तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार झारखंड की आधी आबादी वो हमारे साथ तो है और उनके साथ हमारे जो भैया और हमारे बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ में हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और हम आज लोगों के सामने जा रहे हैं अपने कामों के द्वारा, चाहे सर्वजन पेंशन हो, अबुआ आवास हो, सावित्रीबाई फूले हो, मरांग गोमके हो और मैया सम्मान योजना। और आज इस महंगाई के दौर पे अगर आपके सर से बोझ उतरता है, बिजली बिल माफी, किसानों के लिए उनकी लोन की माफी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम किया गया है और ये सिर्फ 2.5 साल में पूरा काम किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि लोग अच्छी भांति से भली भांति जानते हैं कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली पर्व पर स्थानीय विक्रेताओं से सामग्री की खरीदी को प्रोत्साहित करने की बात कही है। साथ ही धनतेरस से एकादशी तक सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों एवं ठेला वालों से बाजार शुल्क नहीं लेने की उन्होंने बात कही है। सभी नगरीय निकाय स्थानीय स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना, विशेष अभियान जो है वो भी चलाने को कहा गया है। और साथ ही इसके साथ ही प्रदेश में रोशनी के पर्व दीपावली पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के का भी उन्होंने निर्देश दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये बातें समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम से पहले प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कही थी। वहीं आज उन्होंने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए खुद वो दीयों की खरीदारी करने के लिए मार्केट में निकले और तमाम लोगों को दीयों की खरीदारी करके वोकल फॉर लोकल को लेकर के जागरूक भी किया। की बात कही है, तो ऐसे में हमारे छोटे छोटे रेहड़ी पटरी छोटे दुकानदार अलग अलग प्रकार से दीपावली के अवसर पर वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए जब आते हैं तो 2-4 दिन का धंधा रहता है। ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे, इसी निर्णय को लागू करते हुए हमने निर्णय किया कि आज से लगा करके देवउठनी 11 तक
जो भी सामान बेचेंगे, कोई दिए बत्ती फर्नीचर या छोटा सामान बेचने वाले सारे लोगों से जो फुटपाथ पे लगाते, रोड पे लगाते हैं, उनसे नगर निगम टैक्स लेती है, नगर पालिका, नगर स्थानीय निकाय, वो सारे टैक्स से मुक्ति दी गई है। हम सब, हर एक व्यक्ति आनंद के साथ दीपावली मनाए, इस भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री का उस भाव को समझते हुए लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा देना और इनसे कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये हमने घोषणा दी। बढ़ेंगे आगे। बिहार की राजधानी पटना में अशोक राजपथ पर एनआईटी मोड़ के पास सोमवार की देर रात मेट्रो टनल निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य जख्मी हैं। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है और 4 घायल हैं। सभी मजदूर ओडिशा के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। इधर डीएमआरसी के एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मशीन में यांत्रिक खराबी के कारण हादसा हो गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के मंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मजदूर की मृत्यु अभी तक जानकारी मिली है, करीब 4 घायल हैं, उनके ट्रीटमेंट चल रहा है। जो जानकारी मिली है तकनीकी के कारण लोको पायलट की जो चलती है अंदर सामान और मिट्टी हटाने के लिए, उसका ब्रेक फेल हुआ था, ऐसी जानकारी दी जा रही है। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए पटना मेट्रो और दिल्ली मेट्रो की भी जो टीम टेक्निकल देखती है उसको तुरंत जांच करके एक रिपोर्ट देने का है। साथ ही पटना डीएम को भी निर्देशित किया है कि वो भी अपनी टीम भेजकर पूरी जांच करके एक रिपोर्ट विभाग को सौंपे। उसके बाद विभाग देखेगा कि कहाँ लापरवाही हुई, तकनीकी क्या कारण थे। निश्चित रूप से दोनों जो हमारे मृतक हैं उनको दुखद घटना है और उड़ीसा के हमारे मजदूर थे, उनको जो भी यथासंभव जो विभाग की तरफ से और कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसको दिया जाएगा। क्या जिनकी भी लापरवाही हो, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, पहले तो दोनों चीज़ें हैं। अगर ब्रेक फेल का मामला है और दूसरा है कि लापरवाही का, तो दोनों चीज़ें पहले जब तक तकनीकी रिपोर्ट, और हमने डीएम पटना को भी निर्देशित किया है, अगर निश्चित रूप से कोई लापरवाही का रिपोर्ट आएगा तो कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली के त्यौहार के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पहले आयोजित करना पड़ा। आरोग्य के देव के जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। खासतौर पर तब, यद्यपि ये कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे। बढ़ेंगे आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित आम लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में पवेलियन ग्राउंड के देहरादून के ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। उनका समर्पण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। वहीं इस मौके पर अलग अलग जगहों से नेताओं की प्रतिक्रिया आई है, वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। 31 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन आती है, इसलिए निर्णय किया गया है
कि जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है, वो 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को हम 29 तारीख को आज धनतेरस के पवित्र दिन पर आयोजित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने महान सरदार पटेल की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। पटेल का इस देश की एकता और अखंडता में, एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की जो सरदार पटेल का आजादी से पहले और आजादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में उन्होंने घोषणा की जे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनको सम्मान देने के लिए एकता दिवस घोषणा की। तो एक्चुअली 31 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, उसी दिन ही हम लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर हम लोग आप जानते हैं दिवाली है, इसलिए आगे हम लोग 2 दिन आगे कर लिया और रन फॉर यूनिटी आज यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा देश भर हुआ है, त्रिपुरा में भी आज किया है। फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी आज सभी जगह रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है और यहाँ हम लोग राजधानी में हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की। दरअसल असम के सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, उन्होंने एक बार फिर से जो है संथाल परगना में आदिवासियों की अस्मिता और झारखंड समाज व्यवस्था को घुसपैठियों द्वारा बर्बाद किए जाने का मुद्दा उठाया है और अपनी बातों को रखा है। अभी मैं दुमका में सभा किया था, उसी में यही बात मैंने बताया कि आज संथाल परगना में आदिवासियों का अस्मिता और पूरा झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। आज हमने 3 घोषणा किया हूं। पहला, जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालूंगा। दूसरा, झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर पिता घुसपैठी होते हैं तो बेटा बेटी को हम आदिवासी का मर्यादा नहीं देगा, ये भी हमारा वादा है। तीसरा, आदिवासी बेटियों को अगर कोई घुसपैठी शादी करता है तो ऐसा बेटी मुखिया का पोस्ट में चुनाव ना लड़े। इसलिए जो मुखिया का पद होते हैं वो आदिवासी के लिए होता है। जब घुसपैठिया शादी करता है, इनडायरेक्टली घुसपैठिया ही मुखिया हो जाता है। तो हम कानून बना के वो व्यवस्था को भी हम बंद करेगा। कुल मिला के
पूरा संथाल परगना को हम घुसपैठियों से भी मुक्त करेगा और घुसपैठियों का प्रभाव से भी हम मुक्त करेगा। आज आप देखिए संथाल परगना में आज किसका दबदबाव है? इरफान अंसारी, हमारे आलमगीर आलम। आज रुपया पैसा किसका घर में बरामद होता है? कोई आदिवासियों का घर में पैसा नहीं है, कोई हमारे मूलवासियों का घर में पैसा नहीं है, आप लोगों का घर में पैसा नहीं है, लेकिन आलमगीर आलम का घर में पैसा होता है। आज इरफान अंसारी का दुस्साहस देखो आप, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ये सरकार घुसपैठियों को और इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति को ये लोग संरक्षण देते हैं। तो हम ये वादा करता हूं, सरकार आने दीजिए। सीता सोरेन जी को जो अभद्र भाषा का व्यवहार किया है, इसका कारण इरफान अंसारी जेल जाना पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची की। दरअसल ब्रिटिश उप उच्चायुक्त डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने रांची का दौरा किया और सिटीजन्स फाउंडेशन के संस्थापक एवं संयुक्त सचिव संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इंडिया श्री गणेश रेड्डी से मुलाकात की। बता दें कि गणेश रेड्डी ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कार्यालय के काउंसलर वार्डन भी हैं और इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड राज्य में विकास के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। डॉक्टर फ्लेमिंग और श्री रेड्डी ने झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों ने राज्यों में मौजूदा संभावनाओं और चुनौतियों को समझने के साथ साथ इन क्षेत्रों में प्रभावशाली योजनाएं लागू करने के लिए संभावित सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टर फ्लेमिंग ने झारखंड की विकास यात्रा में सिटीजन्स फाउंडेशन द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और भविष्य में सहयोग के अवसरों की संभावना जताई। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की, जहां अभी तक विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही कैंडिडेट जो है वो उन्होंने जनसंपर्क अभियान जारी कर दिया है। वहीं जनसंपर्क के दौरान शाहकुंड प्रखंड के बाजार की समस्या से लोग रूबरू हो रहे हैं। बंजारे के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा हमें यहां बसाया गया है और सारी सुविधा यानी शिक्षा, पानी, लाइट की मुहैया भी कराई गई है, लेकिन अभी भी वन विभाग के द्वारा हम लोगों को यह जगह खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। हम लोग भूमिहीन हैं, जाएंगे तो कहां जाएंगे। वहीं जन सांसद संरक्षक अजीत कुमार के द्वारा सभी बंजारे को आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्या को लेकर उच्च अधिकारी से बात की जाएगी। प्रॉपर बसी हुई बस्ती है और सभी मानकों पर बसी हुई बस्ती। सरकार के द्वारा यहाँ इंदिरा आवास दे करके भूमिहीनों को बसाया गया है। प्रॉपर इनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की गई है, सड़क, बिजली, पानी, इन सब मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। और अब वन विभाग के द्वारा ये कहना कि इस जगह को खाली कर दीजिए, तो पिछली 3-4 पीढ़ियों से बसे हुए ये लोग जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ये कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट कहता है कि उजाड़ने से पहले बसाना चाहिए। बच्चों के मौलिक अधिकार का सवाल है, राइट टू एजुकेशन का, कि बच्चे अगर यहाँ पर से हटेंगे तो फिर उनका 1 साल बर्बाद होता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार हो? सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, ये जो पत्थर माफियाओं से मिली भगत के साथ वन विभाग की जो यह नोटिस है इनको मिली है, इस पर विचार करें। पहले भी वर्ष 2019 में नोटिस मिला था तो पूर्व विधायक जी ने चिट्ठी दे करके उसको रुकवाया था उनके घर को खाली करवाने का। तो समय समय पर जो पत्थर माफिया है वो इस बस्ती को खुलवाने का प्रयास करते हैं। यहाँ और भी पहाड़ हैं, यहाँ शाहकुंड में और भी पहाड़ हैं। अगर अतिक्रमण मुक्त ही करवाना है शाहकुंड को, वन विभाग को, और भी पहाड़ हैं यहाँ। उत्तर से न शुरू करके दक्षिण से शुरू कर दे वन विभाग अतिक्रमण मुक्ति का, और इनको उजाड़ने से पहले कहीं ले जाके बसा दे सरकार।
फिर उजाड़ दे, क्या दिक्कत है किसी को? कितने घरों लेकिन अगर भूमिहीनों के साथ भू माफिया और वन विभाग की मिली भगत से भूमिहीनों को सड़क पर लाने का प्रयास किया गया तो यह मसला सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ से लेकर पटना तक को चुनौती देने का काम करेगा। कितने घरों का संख्या है यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 210 घर हैं। सरकार चेत जाए, इस नोटिस को सारे भूमिहीन गंभीरता से ले रहे हैं। सरकार भी गंभीरता से इस पर पुनर्विचार करे और वन विभाग के जो कुछ अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर के इस तरीके का नोटिस दिलवाए हुए हैं यहाँ पर, उस पर रोक लगाए सरकार अविलंब, वरना हम लोग हर तरह का प्रयास करेंगे, आंदोलन में जाएंगे और हाईकोर्ट में भी चुनौती देंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार के प्राचीन नगर राजगीर के जंगल जो कभी अपनी दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे, आज अवैध कटाई और प्रशासनिक उदासीनता के चलते गंभीर संकट में हैं। बता दें कि लाइव इंडिया हर्पल की पड़ताल में वन विभाग के दावों के विपरीत यहां के बहुमूल्य जंगलों का दोहन बेरोक-टोक जारी है। प्रतिदिन दर्जनों महिलाएं और पुरुषों के द्वारा इन जंगलों से अवैध रूप से लकड़ियां काटी जा रही है। सूर्यकुंड के पीछे स्थित पिकनिक स्पॉट पर इन लकड़ियों का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इन लकड़ियों की आपूर्ति राजगीर शहर और आसपास के क्षेत्रों में भी की जा रही है। बता दें कि 2008 में मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से बीज छिड़काव का महत्वाकांक्षी प्रयास किया गया था। वन विभाग ने शीशम, सागवान, पीपल, बरगद, अर्जुन, वकेन, अमल, तास जैसी कई प्रजातियों के पौधे लगाए, लेकिन वर्तमान स्थिति इन प्रयासों की विफलता को दर्शाता है। बता दें कि राजगीर के जंगल जड़ी बूटियों का खजाना है और यहाँ जंगली प्याज, सतमूली और हरमदा जैसी दुर्लभ औषधियां वनस्पतियां पाई जाती है। पौराणिक ग्रंथों में भी इन जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है। जब इस मामले में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार एम से संपर्क का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वन विभाग का दावा है कि अवैध कटाई पर रोक लगाई गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में न केवल इन दुर्लभ प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि क्षेत्र की परिस्थिति की भी अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर्पल। नमस्कार।